ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 91। हम इस ट्रोल को आसानी से मार सकते हैं। वैलेरी ने भौहें ऊपर उठाकर पूछा। हाँ, इवान ने अपना सिर हिलाया। अगर वे इस ट्रोल को सामान्य तरीके से मारने की कोशिश करते हैं तो इसकी पुनर्जनन क्षमता के कारण उन्हें काफ़ी समय लगेगा। इवान ट्रोल पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि इसके बाद भी उन्हें 5 मंजिलें साफ करनी हैं। वह लाइन के पीछे खड़े होकर भी ट्रोल को नहीं मारने वाला था क्योंकि वह वैलेरी को उसके शीर्षक के बारे में नहीं बता सकता था। हम इसे आसानी से कैसे मार सकते हैं? वैलेरी ने उत्सुकता से पूछा क्योंकि वह भी इस आइस ट्रोल पर बहुत ज़्यादा समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बस 1 मिनट के लिए उस ट्रोल को मेरे पास मत आने देना, इवान ने गंभीर आवाज़ में कहा। अगर तुम ट्रोल को 1 मिनट के लिए रोक सकते हो तो मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ। इवान की बात सुनकर वैलेरी दंग रह गई और उसने चकित आवाज़ में पूछा, बस इतना ही? हाँ, बस 1 मिनट के लिए अकेले उस ट्रोल से लड़ो। क्या तुम ये कर सकती हो? इवान ने एक बार फिर गंभीर स्वर में पूछा। वैलेरी ने इतनी सरल बात को गंभीर स्वर में कहने के लिए इवान को कोसने से बचने के लिए गहरी सांस ली। उसे लगा कि वह उससे कुछ पूछेगा, ट्रोल को कुछ सेकंड के लिए एक ही स्थान पर रोके या उसकी एक भुजा काट दे या कुछ ऐसा जो काफ़ी कठिन होगा। लेकिन यह आदमी पूछ रहा है कि क्या वह 1 मिनट के लिए ट्रोल से लड़ सकती है? क्या उसे लगता है कि वह एक नौसिखिया है जो 1 मिनट के लिए भी ट्रोल से नहीं लड़ सकती? वह उसे बताना चाहती थी कि वह भी एक सी जोर रैंक की शिकारी है और अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो वह अकेले ही उस ट्रोल को मार भी सकती है। लेकिन चूंकि वह समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वैलेरी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आसानी से अकेले ही ट्रोल से लड़ सकती हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? इवान ने संदेह भरे स्वर में पूछा और उसे संदेह भरी नज़रों से देखा। वैलेरी ने उसके संदिग्ध चेहरे को देखकर लगभग खून की खांसी छोड़ दी और उस पर हमला न करने की पूरी कोशिश की। चलो चलते हैं, उसने कहा और ट्रोल की ओर चल दी बिना कुछ कहे। हालांकि इवान को संदेह था, फिर भी वह उसके पीछे पीछे चला गया। वैसे, अगर मैं एक पल के लिए लाइन से बाहर चला जाऊं और तुरंत वापस आ जाऊं तो क्या होगा? क्या ट्रोल फिर भी मुझ पर हमला करेगा? बेशक, यह आप पर हमला करेगा। एक बार जब आप लाइन पार कर लेंगे तो यह आप पर हमला करेगा, भले ही आप लाइन के पीछे वापस आएं, वैलेरी ने इवान के सवाल का जवाब दिया। जल्द ही वे लाइन के किनारे पर खड़े थे और ट्रोल उनसे सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर था। क्या आप तैयार हैं? वैलेरी ने इवान से पूछा जब वे लाइन के किनारे पहुंचे। इवान ने बस अपना सिर हिलाया और दोनों ने एक ही समय में लाइन पार कर ली। दहाड़! जैसे ही इवान और वैलेरी दोनों ने लाइन पार की, आइस ट्रोल जोर से दहाड़ने लगा और उनकी ओर बढ़ा। बस अपना समय लें, मैं इसे आसानी से रोक सकता हूँ, वैलेरी ने इवान से कहा और ट्रोल की ओर दौड़ पड़ा। इवान उनसे दूर जाने लगा ताकि वह उनकी लड़ाई से प्रभावित हुए बिना अपने हमले की तैयारी कर सके। इवान उनसे 100 मीटर दूर जाने के बाद रुका और उनकी तरफ देखा। चलो शुरू करते हैं, इवान ने बड़बड़ाया और आखिरकार उसने वही चाल आजमाई जिसका अभ्यास उसने कुछ समय पहले वीआर में किया था। वैलेरी उस ट्रोल की तरफ दौड़ी जो अपने विशाल शरीर के कारण अनाड़ीपन से उसकी तरफ बढ़ रहा था। दहाड़! जैसे ही वैलेरी उसके पास पहुंची, ट्रोल ने दहाड़ लगाई और उसकी तरफ मुक्का मारा। आइस वॉक! वैलेरी ने अपने कौशल का इस्तेमाल किया और उसके पैरों के चारों ओर एक नीली आभा दिखाई दी। फुफकार! गुजरती हवा की तरह वैलेरी अपनी जगह से गायब हो गई और ट्रोल के मुके को चकमा दे दिया। धमाका! ट्रोल की मुट्ठी जमीन पर लगी और हॉल रूम का गहरा भूरा फर्श चकनाचूर हो गया। वहां एक छोटा गड्ढा दिखाई दिया जिसका व्यास 1 मीटर था। वैलेरी, जो पहले अपने स्थान से गायब हो गई थी, ट्रोल के पीछे आ गई और अपनी तलवार से उसकी पीठ पर वार कर दिया। स्पट! हल्के नीले रंग का खून निकला और ट्रोल की पीठ पर तलवार का गहरा निशान दिखाई दिया। दहाड़! ट्रोल दर्द से दहाड़ उठा और जल्दी से घूम गया। जैसे ही ट्रोल घूमा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में नीली रोशनी चमक उठी और वैलेरी को लगा कि उसके आसपास की जमीन थोड़ी हिल रही है। वह जल्दी से पीछे कूद गई और ट्रोल से दूर जाने की कोशिश की। जैसे ही वह पीछे कूदी, जमीन से दर्जनों बर्फ की जंजीरें निकल आईं और उसका पीछा करने लगीं। जब वैलेरी ने अपनी ओर आती हुई दर्जनों बर्फ की जंजीरों को देखा तो उसने हाथ हिलाया और उसके चारों ओर कई बर्फ के टुकड़े बन गए। चलो, वैलेरी ने आदेश दिया और सभी बर्फ के टुकड़े आने वाली बर्फ की जंजीरों की ओर बढ़ गए। बर्फ के टुकड़े बर्फ की जंजीरों से टकराए और पूरे हॉल रूम में विस्फोट की आवाज़ गूंज उठी। बर्फीले विस्फोटों की वजह से उनके चारों ओर बर्फीली धुंध बनने लगी जिससे उनके लिए एक दूसरे को देखना मुश्किल हो गया। जब ट्रोल ने बर्फीली धुंध देखी तो उसके हाथ की मांसपेशियां उभर आईं और उसने पूरी ताकत से ताली बजाई जिससे हवा का एक तेज झोंका आया। बूमम! तेज हवा के झोंके से बर्फीली धुंध उड़ गई और ताली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जब धुंध गायब हो गई तो ट्रोल चौंक गया क्योंकि वैलेरी अब उसके सामने खड़ी नहीं थी।
वैलेरी, जिसने अपनी बर्फीली चाल का इस्तेमाल किया था, एक बार फिर ट्रोल के पीछे दिखाई दी और उसे आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने देखा कि उसने जो घाव पहले दिया था उसमें से खून बहना बंद हो गया था और वह पूरी तरह से ठीक होने वाला था। जब वह अपनी बर्फानी चाल का इस्तेमाल करने वाली थी तो उसकी तलवार पर बर्फीली आभा छा गई। दूर हटो। जैसे ही वह अपनी बर्फानी चाल का इस्तेमाल करने वाली थी, उसने इवान की आवाज़ सुनी। क्या? इवान की आवाज़ सुनकर वैलेरी दंग रह गई। अभी 30 सेकंड भी नहीं हुए हैं जब हमने शुरुआत की थी। हालांकि वैलेरी इवान की आवाज़ सुनकर दंग रह गई थी, लेकिन वह जल्दी से ट्रोल से दूर चली गई। जैसे ही वह दूर गई, उसने देखा कि एक काली रोशनी की लकीर रोशनी की गति से ट्रोल के सिर की ओर जा रही है, और अगले ही सेकंड में बूम! ट्रोल के सिर पर रोशनी की काली लकीर के टकराने से एक धमाकेदार आवाज़ गूंजी, जिससे वह तरबूज की तरह फट गया। लेकिन रोशनी की काली लकीर यहीं नहीं रुकी और बिना ज्यादा शक्ति खोए आगे बढ़ती रही। बूम! गड़गड़ाहट! एक और जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे हॉल रूम को हिला दिया क्योंकि रोशनी की काली लकीर हॉल रूम की दीवार से टकराए। वैलेरी दंग रह गई जब उसने इतना शक्तिशाली हमला देखा और पीछे देखने ही वाली थी कि क्रैक 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 कुछ टूटने की आवाज़ आई और दीवार का एक बड़ा हिस्सा जहां पहले रोशनी की काली लकीर टकराई थी, ढह गया, जिससे दीवार के पीछे छिपा हुआ क्षेत्र दिखाई देने लगा। वैलेरी और आइस ट्रोल से दूर जाने के बाद इवान ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग को शांत किया। उसने अपनी आयामी छाया बुलेट कौशल को सक्रिय किया और बुलेट बनाने के लिए स्टार्टर बनाया। उसने इसे बनाने के लिए किसी छाया का उपयोग माध्यम के रूप में नहीं किया, इसके बजाय उसने अपनी एक उंगली की नोक पर बुलेट बनाई। जब बुलेट बनना शुरू हुई तो इवान का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि बुलेट पूरी तरह से बनने के बाद भी वह रुका नहीं और उसमें मैना डालना जारी रखा। जैसे जैसे इवान बुलेट में और मैना डालना जारी रखता गया, उसका आकार बढ़ने लगा। इसके आकार के साथ साथ बुलेट की शक्ति भी बढ़ रही थी। लेकिन बुलेट जितनी शक्तिशाली होती जाती है, इवान के लिए बुलेट को नियंत्रित करना उतना ही कठिन होता जाता है। इवान ने अपना पूरा दिमाग बुलेट पर केंद्रित कर दिया ताकि मैना की अधिक मात्रा के कारण यह अस्थिर न हो जाए। जब इवान ने अपने मैना का लगभग 70% इस्तेमाल किया तो लगभग 7.62 मिलीमीटर के आकार की एक काली बुलेट उसकी उंगली की नोक पर तैर रही थी। गोली बीच बीच में हिल रही थी और विनाशकारी आभा छोड़ रही थी। इवान का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह केंद्रित थीं। अब मुश्किल हिस्सा, इवान ने सोचा और अपनी मानसिक शक्ति से गोली को नियंत्रित किया। हालांकि गोली बहुत शक्तिशाली थी, इवान जानता था कि यह एक शॉट में आइस ट्रोल को मारने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, जिसके पास बहुत उच्च पुनर्जनन और कठिन बचाव है। इवान ने गोली को नियंत्रित किया और यह धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। जैसे ही इवान ने गोली को अपने चारों ओर घूमने के लिए नियंत्रित किया, उसे सिरदर्द महसूस हुआ। गोली को नियंत्रित करना पहले से ही कठिन था क्योंकि उसने इसे बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में मैना का इस्तेमाल किया था, और अब जब वह अपनी मानसिक शक्ति से गोली को हिला रहा था तो उसे लगा कि कोई उसके सिर पर हथौड़े से वार कर रहा है। हालांकि दर्द भयानक था, इवान ने अपना ध्यान नहीं खोया और जल्द ही गोली की घूर्णन गति बढ़ने लगी। स्विश! केवल 10 सेकंड में गोली इतनी तेजी से घूम रही थी कि अगर कोई दूर से इवान को देखता तो उसे उसके चारों ओर एक काली अंगूठी घूमती हुई दिखाई देती। इवान को इतना भयानक सिरदर्द हो रहा था कि वह एक पल के लिए गोली पर नियंत्रण खो बैठा। इवान की नाक से खून बहने लगा, लेकिन उसने इसे अनदेखा किया और आइस ट्रोल को देखा। इवान ने 1 मिनट इसलिए मांगा क्योंकि उसे लगा कि उसे गोली को ठीक से निशाना लगाने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि ट्रोल वैलेरी से लड़ते समय आगे पीछे घूम रहा होगा। लेकिन जब इवान ने आइस ट्रोल को देखा तो उसने देखा कि वह उसी जगह पर खड़ा था और उसने बर्फीली धुंध को दूर करने के लिए ताली बजाई। जब इवान ने देखा कि ट्रोल बर्फीली धुंध से कैसे छुटकारा पाता है तो उसे एक खास फिल्म का हरा गामा राक्षस याद आ गया। लेकिन इवान ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसके लिए ये सबसे अच्छा मौका था। आइस ट्रोल हिल नहीं रहा था और उसी जगह पर खड़ा था। उसने अपने भयानक सिरदर्द को अनदेखा किया और उसका ध्यान और भी तेज हो गया। गोली को नियंत्रित करने और साथ ही ट्रोल पर ध्यान केंद्रित करने के कारण इवान को लगा कि उसका सिर फटने वाला है। इवान ने भयानक दर्द को अनदेखा किया और जैसे ही वह अपने लक्ष्य के बारे में निश्चित हुआ, उसने देखा कि वैलेरी ट्रोल पर हमला करने वाली थी। इवान नहीं चाहता कि वह अब ट्रोल पर हमला करे क्योंकि वैलेरी के हमले के बाद ट्रोल निश्चित रूप से दूर चला जाएगा। दूर हटो! इवान ने दर्द को अनदेखा करते हुए चिल्लाया और उम्मीद की कि वैलेरी हमला किए बिना दूर चली जाएगी। जैसे ही उसने चिल्लाया, उसने देखा कि वैलेरी तुरंत ट्रोल से दूर चली गई। वैलेरी को दूर जाते देखकर उसने और इंतजार नहीं किया। उसका ध्यान केंद्रित हो गया और उसने महसूस किया कि समय उसके लिए धीमा हो गया है। जाओ! इवान ने दहाड़ते हुए अधिकतम संभव गति से सीधे बर्फ के ट्रोल की ओर गोली चलाई। बूम! ऐसा लगा जैसे ग्रेनेड फट गया हो। गोली ने तुरंत ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया और काली रोशनी की एक लकीर में बदल गई जो सीधे बर्फ के ट्रोल के सिर की ओर गई। गोली चलाने के बाद इवान अपने घुटनों पर गिर गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बर्फ के ट्रोल पर केंद्रित थीं।
वह अपने हमले का परिणाम देखना चाहता था। इवान ने देखा कि काली रोशनी की लकीर एक पल में ट्रोल तक पहुंच गई और उसके सख्त और भयानक दिखने वाले सिर से टकरा गई। धमाका! तरबूज के फटने की तरह बर्फ के ट्रोल का सिर उस समय फट गया जब छाया गोली उससे टकराए। बर्फ के ट्रोल का सिर गायब होते ही हल्का नीला खून और मांस के टुकड़े हवा में उड़ गए। हालांकि इवान का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था, उसका सिर पहले कभी नहीं हुआ था और उसकी नाक से खून बह रहा था, फिर भी वह उस हमले को देखने के बाद मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह एक सी जोड़ रैंक का राक्षस था, और केवल कोई सी जोड़ रैंक का राक्षस ही नहीं, यह एक बॉस राक्षस था जो सामान्य सी जोड़ रैंक के शिकारी से भी अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उसने उसे सिर्फ एक ही गोली से मार दिया। वह बस इसके बारे में सोचकर अविश्वसनीय रूप से खुश महसूस कर रहा था। लेकिन जब वह खुश महसूस कर रहा था तो उसने देखा कि बर्फ के ट्रोल को मारने के बाद भी छाया गोली आगे बढ़ रही थी। इवान हैरान था क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसकी छाया गोली की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी। गोली सीधे कालकोठरी की दीवार की ओर गई और उससे टकराए। गड़गड़ाहट! एक और जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे हॉल रूम को हिला दिया और इवान चौंक गया क्योंकि उसने देखा कि जिस दीवार पर गोली लगी थी वह टूटने लगी थी। दरार, दरार, दरार! दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और वहां एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। जब इवान ने छिपे हुए रास्ते को देखा तो वह इतना हैरान हो गया कि वह उस दर्द को पूरी तरह से भूल गया जो वह महसूस कर रहा था। वह कैसे चौंक नहीं सकता? ये रास्ता उस रास्ते से बहुत मिलता जुलता है जिसका सामना उसने शैडो किंगडम कालकोठरी के अंदर किया था जब वह उस शैडो बैच से लड़ते हुए दीवार से टकरा गया था। वह जगह जहां उसने अपनी शैडो फिजिक का त्याग किया और अपनी शैडो मोनार्क फिजिक प्राप्त की। वैलेरी ने अपने चेहरे पर चौंकते हुए भाव के साथ अपने सामने की टूटी हुई दीवार को देखा। जब छाया की गोली दीवार से टकराए और उसका एक बड़ा हिस्सा ढह गया तो वहां एक छिपा हुआ क्षेत्र दिखाई दिया। छिपे हुए खंडहर, वैलेरी ने मन ही मन कहा और वहां जाने ही वाली थी कि उसे इवान के बारे में याद आया और उसने पीछे देखा। लेकिन जब उसने देखा कि वह अपनी पीठ पर बैठा हुआ था और उसका चेहरा पीला था जबकि उसकी नाक से खून निकल रहा था तो वह थोड़ा चौंक गई। क्या वह हमला करते समय कुछ अभद्र सोच रहा था? वैलेरी ने सोचा जब उसने इवान की नाक से खून निकलते देखा। वह उसके पास गई और देखा कि वह भी टूटी हुई दीवार को देख रहा था। क्या तुम ठीक हो? वैलेरी ने उसके पास आने के बाद उससे पूछा। दीवार के पीछे छिपे हुए रास्ते को देखकर चौंक गए इवान ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। उसने एक उपचार औषधि निकाली और उसे निगल लिया। इवान को अपने पूरे शरीर में एक ताजगी भरी अनुभूति महसूस हुई और उसका सिर दर्द कम होने लगा। वैलेरी ने इवान की ओर देखा और सोचा कि वह पूछे कि काली रोशनी की वह लकीर क्या है, लेकिन उसे याद आया कि जब वे 5वीं मंजिल पर पहुंचे तो क्या हुआ था और उसने अपना सिर हिला दिया। उसने टूटी हुई दीवार को देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें यहाँ छिपे हुए खंडहर मिलेंगे। इवान जिसने अभी अभी औषधि पी थी उसने उसकी बात सुनी और भौहें उठाईं। खंडहर क्या हैं? क्या तुम्हें याद है कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो मैंने तुम्हें उच्च दुनिया के बारे में क्या बताया था? जवाब देने के बजाय वैलेरी ने इवान से पूछा। इवान उलझन में था कि उसने ये क्यों पूछा, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। तुम्हें लगता है कि यह जानकारी कहाँ से आती है? वैलेरी ने कहा और आगे कहा, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आरोही टॉवर का उपयोग करता है तो वह यहाँ वापस नहीं आ सकता है, इसलिए हमारी दुनिया के लोगों के लिए उच्च दुनिया की चीज़ों के बारे में जानने का कोई तरीका नहीं है। फिर भी इस तथ्य के बावजूद हम अभी भी उच्च दुनिया के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें वह जानकारी कहाँ से मिलती है? वैलेरी ने उसकी ओर देखा और पूछा। इवान ने अपना सिर हिलाया और यह कहने की हिम्मत नहीं की कि उसे लगा कि उसे वह जानकारी किसी अजीब संगठन या पंथ से मिली है। लेकिन अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसने चौंकते हुए कहा, क्या आप कह रहे हैं कि आपको वह जानकारी एक कालकोठरी से मिलती है जिसमें एक छिपा हुआ रास्ता भी था? वैलेरी ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ कालकोठरी हैं जिनमें इस तरह के विशेष छिपे हुए क्षेत्र हैं। लोग इन क्षेत्रों को खंडहर कहते हैं और उनके अंदर आप कई चीज़ें पा सकते हैं। कुछ खंडहरों में ऐसी जानकारी होती है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, कुछ में कलाकृतियां हैं, कुछ में नई औषधि के नुस्खे के बारे में जानकारी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इवान जिसने उसकी बात सुनी उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और छिपे हुए मार्ग को देखा। इवान की भौहें सिकुड़ी देखकर वैलेरी समझ गई कि वह क्या सोच रहा था और उसने कहा, आप सोच रहे होंगे कि खंडहरों के बारे में जानकारी कहीं भी क्यों उपलब्ध नहीं है ना? इवान ने इनकार नहीं किया और अपना सिर हिलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि खंडहर केवल उन कालकोठरियों के अंदर पाए जा सकते हैं जो सी रैंक या उससे ऊपर हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि डी जोड़ रैंक से ऊपर की कालकोठरियों को या तो बड़े गिल्ड या शिकारी संघों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये गिल्ड और शिकारी संघ खंडहरों के बारे में जानकारी को लीक होने से रोकते हैं। यदि किसी कालकोठरी के अंदर कोई नया खंडहर पाया जाता है तो उस कालकोठरी को नियंत्रित करने वाला गिल्ड उसे छिपाने की कोशिश करेगा, वैलेरी ने कहा। वे इस जानकारी को क्यों छिपाते हैं? इवान ने पूछा क्योंकि वह इस तथ्य को नहीं समझ पाया।
रूनी बहुत महत्वपूर्ण है और यदि आपको इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण मिलता है तो यह आपको अन्य गिल्ड के मुकाबले बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। उनके लिए अपने बारे में जानकारी छिपाना और उसका उपयोग केवल अपने लिए करना सामान्य बात है। इवान को यह सुनकर समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। बड़े गिल्ड और शिकारी संघ मूल रूप से खंडहरों पर अपना एकाधिकार कर रहे हैं। लेकिन अचानक उसे एक बात समझ में आई और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह क्यों कह रही है कि खंडहर केवल उन कालकोठरियों के अंदर पाए जा सकते हैं जो सी रैंक या उससे ऊपर की हैं। इवान ने सोचा क्योंकि छाया साम्राज्य का वह कालकोठरी जहां उसने अपने शरीर का बलिदान दिया था वह एक डी रैंक कालकोठरी है और वह छिपा हुआ मार्ग भी एक खंडहर था। क्या आप निश्चित हैं कि खंडहर केवल उन कालकोठरियों के अंदर पाए जा सकते हैं जो सी रैंक या उससे ऊपर हैं? इवान ने वैलेरी से पुष्टि करने के लिए पूछा कि उसने गलत नहीं सुना है। अरोरा दुनिया के इतिहास में किसी को भी कभी भी सी रैंक से नीचे के कालकोठरी के अंदर खंडहर नहीं मिले, इसलिए अधिकांश लोगों का मानना है कि वे केवल उन कालकोठरियों के अंदर पाए जा सकते हैं जो सी रैंक या उससे ऊपर हैं। वैलेरी ने अपने कंधों को सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने सी रैंक से नीचे के कालकोठरी के अंदर खंडहर पाया है? इवान ने सोचा, लेकिन चूंकि उसके पास इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और बाद में इस बारे में सोचने का फैसला किया। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना है। तो हमें क्या करना चाहिए? इवान ने वैलेरी से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? वैलेरी ने उलझन भरे भाव से पूछा। मेरा मतलब यह है, इवान ने कहा और छिपे हुए मार्ग की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कालकोठरी सिल्वर स्टार गिल्ड के नियंत्रण में है, इसलिए हमें इसमें प्रवेश करना चाहिए या नहीं? बेशक, हम प्रवेश करने जा रहे हैं, वैलेरी ने तुरंत कहा। चूंकि हमने इसे पाया है, इसलिए हम निश्चित रूप से प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या हम इसमें प्रवेश करने पर सिल्वर स्टार गिल्ड के साथ परेशानी में नहीं पड़ेंगे? उनकी चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रख सकता हूं, वैलेरी ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। अगर वह इतनी आश्वस्त है तो उसकी पृष्ठभूमि काफी अच्छी होनी चाहिए, इवान ने सोचा, और अगर उसे अनुमान लगाना है तो उसके पास उसकी पहचान के बारे में 2 अनुमान होंगे। सबसे पहले, वह उस व्यक्ति की बेटी है जो सिल्वर स्टार गिल्ड का गिल्ड लीडर है। दूसरा, वह किसी अजीब पंथ की पवित्र बेटी या ग्रैंड पुजारी है। अगर मेरा अनुमान सही है तो मुझे उससे मिलना बंद कर देना चाहिए क्योंकि इस तरह के लोग मुसीबतों के चुंबक होते हैं, इवान ने सोचा और अपना सिर हिला दिया। हम प्रवेश करने से पहले मुझे अपना मैना ठीक करने दें। चूंकि वैलेरी पूरी जिम्मेदारी ले रही थी, इसलिए इवान को खंडहर में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं थी, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। वैलेरी ने उसे सुनकर अपना सिर हिलाया क्योंकि वह देख सकती थी कि उसका मैना लगभग खत्म हो चुका था। जब इवान ठीक हो रहा था तो एक व्यक्ति जो मुसीबत था जिसके बारे में उसने अभी सोचा था वह फ्रॉस्टवर्ल्ड कालकोठरी के बाहर दिखाई दिया। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? वैलेरी ने 1 घंटे बाद पूछा जब इवान पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसकी उच्च रिकवरी दर के कारण उसका मैना बहुत पहले ही ठीक हो गया था, लेकिन उसके सिरदर्द के कारण इवान ने थोड़ी देर और आराम करने का फैसला किया। इवान ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया क्योंकि उपचार औषधि के कारण उसे अब सिरदर्द महसूस नहीं हो रहा था। वैलेरी और इवान टूटी हुई दीवार की ओर चले गए। इवान ने टूटी हुई दीवार की ओर जाते हुए बर्फ के ट्रोल के सिरहीन शरीर पर एक नज़र डाली। जब वे दोनों बर्फ के ट्रोल के शरीर के पास से गुजरे तो बर्फ के ट्रोल के शरीर के नीचे एक काली छाया दिखाई दी और उसका शरीर उसके अंदर डूब गया। इवान ने वैलेरी की ओर देखा और देखा कि उसने उसे अपनी छाया भंडारण कौशल का उपयोग करते हुए नहीं देखा। आमतौर पर लोग कालकोठरी से राक्षस के शरीर को बाहर नहीं निकाल सकते। कालकोठरी से आप केवल एक ही चीज निकाल सकते हैं, वह है कालकोठरी को साफ करने के बाद मिलने वाला इनाम और राक्षसों को मारने के बाद इकट्ठा किए गए कोर। भले ही आप राक्षस के शरीर को अपनी भंडारण रिंग के अंदर रख दें, फिर भी आप इसे बाहर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जब आपको कालकोठरी से टेलीपोर्ट किया जाएगा तो आप अपनी स्टोरेज रिंग को बाहर नहीं ला पाएंगे अगर उसके अंदर कोई राक्षस का शरीर है। इवान ने जो किताबें पढ़ी हैं उनके अनुसार कालकोठरी के अंदर लोग जिस राक्षस को मारेंगे उसके शरीर ऊर्जा में बदल जाएंगे और उस ऊर्जा का इस्तेमाल और राक्षसों को फिर से पैदा करने के लिए किया जाएगा। इवान को नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसे लगा कि शायद अपने टाइटल रूल ब्रेकर की वजह से वह राक्षसों के शरीर को बाहर ला पाएगा। आइस ट्रोल का खून हीलिंग पोशन बनाने में एक मुख्य घटक है। उसे यकीन था कि अगर वह इसे बाहर ला पाया तो वह अच्छी खासी रकम कमा सकता है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि इससे कालकोठरी में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि यह कालकोठरी उसके लिए पैसे कमा रही है, ये कालकोठरी सिल्वर स्टार गिल्ड की संपत्ति है, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं है कि भले ही कालकोठरी उसी समय ढह जाए जब वह इस ट्रोल की लाश के साथ कालकोठरी से बाहर निकला हो। अगर मैं सफलतापूर्वक शव को बाहर ला पाया तो मेरे पास पैसे कमाने का एक और तरीका होगा, इवान ने प्रत्याशा के साथ सोचा। जब इवान और वैलेरी टूटी हुई दीवार के पास पहुंचे तो उन्होंने एक सीढ़ी देखी जो नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ियां गहरे भूरे रंग के पत्थरों से बनी थीं और काफी भद्दी दिख रही थीं।
इवान और वैलेरी आगे बढ़े और नीचे उतरने लगे। सीढ़ियों के बगल की दीवारों पर कुछ सफ़ेद क्रिस्टल लटके हुए थे, जिससे उन्हें सब कुछ देखने के लिए पर्याप्त रोशनी मिल रही थी। सावधान रहो, सीढ़ियों में से कुछ पर जाल हो सकता है, वैलेरी ने इवान को चेतावनी दी जब वे नीचे जा रहे थे। इवान ने सिर हिलाया क्योंकि वह भी यही सोच रहा था। क्या हम यहाँ किसी राक्षस का सामना कर सकते हैं? इवान ने सावधानी से चलते हुए पूछा। आमतौर पर हमेशा एक राक्षस होता है जो खंडहर के खजाने की रखवाली करता है, लेकिन कालकोठरी के सामान्य राक्षसों की तरह ये राक्षस कालकोठरी की रैंक से आगे नहीं बढ़ सकता। चूंकि यह कालकोठरी सी जोड़ रैंक की है, इसलिए जो राक्षस खजाने की रखवाली करेगा वह भी सी जोड़ रैंक का राक्षस होगा, वैलेरी ने कहा। अगर सिर्फ एक राक्षस ही खजाने की रखवाली करता है तो क्या दूसरे लोगों के लिए उसे हराना आसान नहीं होगा? इवान ने असमंजस में पूछा क्योंकि उसे लगा कि खंडहर में मौजूद खजाने को पाना मुश्किल होगा। पहले मुझे खत्म करने दो, फिर मुझे बताओ कि यह आसान है या नहीं, वैलेरी ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा। जब उसने देखा कि इवान ध्यान दे रहा है तो उसने आगे कहा, जब आप किसी खंडहर में प्रवेश करेंगे तो आपकी शक्ति हमेशा खंडहर की रैंक से 3 स्तर नीचे दब जाएगी। उदाहरण के लिए, चूंकि यह खंडहर सी जोड़ रैंक की कालकोठरी के अंदर है, इसलिए इस खंडहर की रैंक भी सी जोड़ है। और जब कोई सी जोड़ रैंक का शिकारी यहाँ प्रवेश करेगा तो उसकी शक्ति 3 स्तरों से दब जाएगी, जिससे वह खंडहर के अंदर रहते हुए डी रैंक का शिकारी बन जाएगा। ये कहने के बाद वैलेरी ने इवान की ओर देखा और मजाकिया नज़र से पूछा, अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि अपने से 3 स्तर ऊपर के राक्षस को मारना और उसके द्वारा संरक्षित खजाने को छीन लेना आसान है? अगर तुम्हारी शक्ति 3 स्तरों से दब जाएगी तो तुम अभी भी सी जोड़ रैंक पर क्यों हो? इवान ने वैलेरी के सवाल और मजाकिया नज़र को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। हम अभी भी खंडहर के अंदर नहीं हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारी शक्ति उसी क्षण दबा दी जाएगी जब हम इन सीढ़ियों के अंत तक पहुंच जाएंगे, वैलेरी ने उसके सामने देखते हुए कहा। इवान ने अपना सिर हिलाया और कुछ और नहीं पूछा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि शिकारियों की शक्ति खंडहर के रैंक से 3 स्तर नीचे दबा दी जाएगी। और इस बार उसके आत्मविश्वास का स्रोत उसका नियम तोड़ने वाला खिताब नहीं था। शीर्षक के बिना भी उसे यकीन था कि वह उस राक्षस को मार सकता है। कारण ये वास्तव में काफी सरल था। खंडहर में प्रवेश करने के बाद शिकारी के स्तर को डी रैंक तक दबा दिया जाएगा, लेकिन क्या होगा यदि शिकारी पहले से ही डी रैंक का हो? वैलेरी शायद इसे भूल गई हो क्योंकि उसने पहले आइस ट्रोल को कैसे मारा था, लेकिन उसके विपरीत वह सिर्फ एक डी रैंक का शिकारी है। चूंकि वह पहले से ही डी रैंक का है तो ये खंडहर उसकी शक्ति को कैसे दबा सकता है? ये दिलचस्प होगा जब वह इस तथ्य को याद करेगी। इवान मुस्कुराया जब उसे याद आया कि वह उसे कैसे मजाक में देख रही थी। कुछ ही मिनटों में इवान और वैलेरी आखिरकार सीढ़ी के अंत में पहुंच गए। सीढ़ी के अंत में उन्होंने एक सामान्य लकड़ी का दरवाज़ा देखा। इवान और वैलेरी ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक साथ आगे बढ़ गए। वैलेरी ने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया और यह आसानी से खुल गया। इस दरवाजे से गुजरने के बाद हम शायद डी रैंक पर दब जाएंगे, वैलेरी ने दरवाज़ा खुलने के बाद कहा। इवान ने उसकी बात सुनकर सिर्फ अपना सिर हिलाया और हंसने से बचने की पूरी कोशिश की। चलो चलते हैं, वैलेरी दरवाजे में दाखिल हुई और उसके बाद इवान भी। जैसे ही वे दरवाजे से गुजरे, दरवाज़ा एक बार फिर बंद हो गया। जैसे ही वैलेरी दरवाजे से गुजरी, उसकी शक्ति कम होने लगी। दूसरी तरफ जब इवान को दरवाजे से गुजरने के बाद कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो वह बस मुस्कुराया और अपने चारों ओर देखा। वैलेरी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि उसे लगा कि उसकी शक्ति दबाई जा रही है। सी जोड़ रैंक से सी से डी जोड़ और अंत में डी जोड़ से डी तक। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब मैं ऐसा महसूस कर रही हूं, फिर भी ये बहुत असहज है, वैलेरी ने खुद से कहा। दूसरी ओर इवान को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसकी शक्ति वैसी ही बनी हुई है। जब वैलेरी बड़बड़ा रही थी, इवान ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे वास्तव में एक गलियारे में खड़े थे। गलियारा लगभग 10 मीटर चौड़ा और 20 मीटर ऊंचा था। गलियारे की दीवार पर सफ़ेद क्रिस्टल भी लटके हुए थे जो इसे रोशन कर रहे थे। इवान ने अपने सामने देखा और पाया कि गलियारा बड़ा नहीं था। ये सिर्फ 200 मीटर लंबा था और गलियारे के अंत में वह एक बड़ा खुला क्षेत्र देख सकता था। उसने वैलेरी की ओर देखा और उसे एक बेवकूफ़ की तरह इधर उधर घूमते हुए देखा। शायद वह अपनी दबी हुई शक्ति के अभ्यस्त होने की कोशिश कर रही थी। क्या हमें वहां जाना चाहिए? मैं देख सकता हूं कि इस गलियारे के अंत में कुछ है, इवान ने उससे पूछा क्योंकि उसे राक्षस की चिंता नहीं थी। सबसे बुरा तो बुरा ही होता है, अपनी शक्ति के साथ वह हमेशा वैलेरी से तेज दौड़ सकता है। वैलेरी ने इधर उधर कूदना बंद कर दिया और एक पल के बाद अपना सिर हिलाया। वे गलियारे के अंत की ओर चले जहां उन्हें एक बड़ा खुला क्षेत्र दिखाई दे रहा था। दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें किसी विदेशी भाषा में लिखी हुई थीं जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे थे। चलते समय इवान और वैलेरी बहुत सावधान थे क्योंकि उन्हें जाल से डर लगता था, लेकिन सौभाग्य से उन्हें कोई जाल नहीं मिला और वे जल्द ही गलियारे के अंत तक पहुंच गए।
गलियारे के अंत तक पहुंचने के बाद वे गलियारे से बाहर नहीं निकले, इसके बजाय उन्होंने गलियारे के अंदर छिपते हुए खुले क्षेत्र का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। क्या अंडस्को? इवान ने चौंक कर कहा जब उसने देखा कि उसके सामने क्या था। वैलेरी भी चौंक गई जब उसने देखा कि खुले क्षेत्र में क्या था। खुला क्षेत्र लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के आकार का था। उनसे करीब 100 मीटर दूर एक छोटा सा तालाब था। तालाब का पानी एकदम नीला था और तालाब के बीच में एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा था। छोटे से चबूतरे के दोनों तरफ हल्के नीले रंग के 2 फूल खिल रहे थे, जो बर्फीली ठंडी आभा बिखेर रहे थे। उन फूलों के आसपास का पानी जम गया था। वैलेरी चौंक गई क्योंकि वे बर्फ के दिल के फूल थे जो उसे कालकोठरी साफ करने के बाद चाहिए थे, और वास्तव में उनमें से 2 थे। दूसरी ओर इवान चौंक गया क्योंकि मंच के शीर्ष पर जो था, मंच के शीर्ष पर एक सुनहरा गोला और एक काली अंगूठी तैर रही थी। इवान सुनहरे गोले के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि काली अंगूठी निश्चित रूप से एक कलाकृति थी, और अंगूठी को देखकर ही वह बता सकता था कि अंगूठी एक उच्च श्रेणी की कलाकृति थी। इवान ने एक गहरी सांस ली और वैलेरी की ओर देखा जो तालाब में फूलों को देख रही थी। जब इवान ने ये देखा तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि वे फूल बर्फ के दिल के फूल थे जो उसे चाहिए थे। क्या तुम जानती हो कि वहाँ वह सुनहरा गोला क्या है? इवान ने उससे पूछा क्योंकि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वैलेरी ने फूलों को देखना बंद कर दिया और मंच पर सुनहरे गोले और अंगूठी को देखा। एक पल के बाद उसने अनिश्चित स्वर में कहा, मुझे लगता है कि यह एक सूचना गोला है। सूचना गोला? इवान ने पूछा, क्या ये वह चीज़ है जिसमें उन विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी है जिनके बारे में तुमने मुझे बताया था? हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह एक सूचना गोला है। वैलेरी ने सिर हिलाया। वैलेरी की बात सुनकर इवान और भी उत्साहित हो गया और उसे उम्मीद थी कि उस गोले में उच्च दुनिया के बारे में जानकारी होगी। लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया और उसे मुख्य बात याद आ गई। वह राक्षस कहाँ है जो इन चीज़ों की रखवाली कर रहा है? इवान ने बुदबुदाया क्योंकि उसने वहाँ कोई राक्षस नहीं देखा था। इवान की बात सुनकर वैलेरी ने भी सुनहरे गोले को देखना बंद कर दिया और अपने चारों ओर देखा। लेकिन जब उन्होंने चारों ओर देखना समाप्त किया तब भी उन्हें कोई राक्षस नहीं मिला। यह अजीब है, वैलेरी ने कहा। आमतौर पर राक्षस हमेशा खजाने की रक्षा के लिए उनके पास रहता है। इवान ने उसकी बात सुनकर अपनी भौहें चढ़ाईं और एक पल बाद कहा, शायद वह राक्षस तालाब के अंदर है। ये बिल्कुल संभव है। वैलेरी ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे तुम तालाब में फेंक सकती हो? इवान ने उससे पूछा। वैलेरी ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम तालाब में फेंक सकती हो? मैं अपने साथ कुछ भी बेकार नहीं लाया। मैं भी कुछ भी बेकार नहीं लाया, वैलेरी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। क्या तुम्हारे पास लिपस्टिक या कुछ ऐसा नहीं है जो तुम लड़कियां हमेशा अपने साथ रखती हो? इवान ने संदेह भरी आवाज में पूछा। इवान की बात सुनकर वैलेरी का मुंह फड़क उठा, लेकिन उसने चुप रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। क्या मजाक किया है? उसकी लिपस्टिक फेंको। वह अपने साथ सीमित संस्करण की लिपस्टिक लाई थी जिसकी कीमत 10,000 क्रेडिट थी। वह इसे तालाब में कैसे फेंक सकती है? तालाब? यह आदमी सपना देख रहा होगा। जब इवान ने देखा कि वह उसे तालाब में फेंकने के लिए कुछ नहीं दे रही है, तो उसने एक बार फिर अपनी स्टोरेज रिंग में देखा। 1 मिनट के बाद भारी मन से उसने एमआरई खाने का एक पैकेट निकाला जिसकी कीमत उसे 100 क्रेडिट थी। इवान ने पैकेट को कसकर पकड़ लिया और एक पल के लिए झिझकने के बाद उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। चूंकि तालाब उनसे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था, इसलिए इवान ने अपनी ताकत से आसानी से पैकेट को तालाब में फेंक दिया। जैसे ही उसने पैकेट फेंका, वैलेरी और इवान दोनों पीछे हट गए ताकि राक्षस उन्हें न देख सके। छप! पैकेट पानी में गिरा और छप छप की आवाज़ हुई। इवान और वैलेरी ने छिपते हुए तालाब की तरफ देखा, लेकिन 10 सेकंड के बाद भी तालाब से कुछ नहीं निकला। ठीक उसी समय जब इवान और वैलेरी सोच रहे थे कि राक्षस बाहर नहीं आने वाला है, कुछ हुआ। गड़गड़ाहट! तालाब के सामने की जमीन हिलने लगी। बूमम! एक जोरदार धमाकेदार आवाज के साथ तालाब के सामने की धरती फट गई और उसमें से एक राक्षस निकला। वैलेरी और इवान हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि तालाब के बजाय राक्षस जमीन से बाहर आ गया। हिस! उन्होंने फुफकारने की आवाज़ सुनी जब 10 मीटर लंबा भूरे रंग का अजगर जो तराजू से ढका हुआ था और जिसके सिर पर एक सींग था, खुद को प्रकट किया। एक सींग वाला पृथ्वी अजगर, वैलेरी और इवान ने एक ही समय में कहा जब उन्होंने अजगर की पूरी उपस्थिति देखी। हिस! 10 मीटर लंबा सींग वाला धरती का अजगर बाहर आने के बाद फुफकारने लगा और अपनी गहरी पीली सरीसृप आंखों से चारों ओर देखने लगा। उसके सिर पर सींग 1 मीटर लंबा था और गहरे भूरे रंग का था। अजगर ने अपने आसपास की जगहों को स्कैन किया लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने गलियारे की तरफ देखा, लेकिन जब उसने देखा कि वहां कोई नहीं है, तो अजगर ने एक बार फिर खुद को जमीन में दबा लिया। जैसे ही अजगर जमीन के अंदर गया, धरती हिल गई और नष्ट हुई जमीन जल्दी से ठीक हो गई। इवान और वैलेरी जो गलियारे में छिपे हुए थे, बिना कोई आवाज़ किए सब कुछ देख रहे थे।
जब अजगर वापस जमीन पर आया तभी उन्होंने राहत की सांस ली। एक सींग वाले धरती के अजगर की रक्षा बहुत अधिक है, हमारी शक्ति डी रैंक तक दब गई है, हमारे लिए इस राक्षस को मारना लगभग असंभव है, वैलेरी ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ कहा। इवान भी उस जगह को देख रहा था जहां अजगर गायब हो गया था। हालांकि उसकी ताकत पहले जैसी ही थी, फिर भी उसे पता था कि अजगर की रक्षा से निपटना मुश्किल होगा। अगर यह कोई और राक्षस होता जिसकी रक्षा इतनी मजबूत नहीं होती तो हम कुछ करने का मौका पा सकते थे, लेकिन उस अजगर की रक्षा और हमारी मौजूदा ताकत के साथ मुझे नहीं लगता कि हम उसका कुछ कर पाएंगे, वैलेरी ने एक बार फिर कहा और पीछे हटने के बारे में सोचा। इवान ने अपने सामने रखे खजानों को देखा और एक पल के बाद कहा, मैं उस अजगर से निपट लूंगा। वापस जाने के बारे में सोच रही वैलेरी इवान की बात सुनकर दंग रह गई। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास इसे मारने का कोई तरीका है? हाँ, इवान ने अपना सिर हिलाया। इवान की बात सुनकर वैलेरी की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से पूछा, तुम्हारे पास उस फाइटिन को मारने का कौन सा तरीका है? कोई खास तरीका नहीं है, मैं बस उससे लड़ूंगा और एक सामान्य राक्षस की तरह उसे मार डालूंगा, इवान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। वैलेरी को लगा कि उनके पास राक्षस को मारने का मौका है। इवान की प्रतिक्रिया से वह हैरान रह गई और उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, अगर तुम मजाक नहीं कर रहे हो तो क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुम अपनी ताकत को डी रैंक तक दबाकर उस राक्षस को मार दोगे? वैलेरी ने इवान को कोसने से बचने की कोशिश करते हुए कहा। किसने कहा कि मेरी ताकत को दबाया जा रहा है? इवान ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं इस कालकोठरी में प्रवेश करने के क्षण से ही डी रैंक का शिकारी था। क्या तुम इतनी सरल बात भूल गई? वैलेरी, जो इवान को श्राप न देने के लिए खुद को रोक रही थी, उसे सुनकर दंग रह गई और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। तुम अंडस्को, वैलेरी कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह वास्तव में अवाक थी। मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ, वैलेरी ने सोचा जब उसे आखिरकार याद आया कि इवान उसके जैसा सी जोड़ रैंक का शिकारी नहीं है जिसकी ताकत को कोई मात दे सके। वह कालकोठरी में प्रवेश करने के क्षण से ही डी रैंक का था। लेकिन अब जब वह इसके बारे में सोच रही थी तो वह और भी हैरान थी। इवान को अपने साथ कालकोठरी में आने के लिए कहने से पहले उसने स्वाभाविक रूप से उसके बारे में खोजबीन की, ये देखने के लिए कि क्या उसके बारे में कुछ संदिग्ध है। उसकी पृष्ठभूमि के साथ उसके लिए इवान के बारे में सब कुछ पता लगाना काफ़ी आसान था। वह जानती थी कि उसके पास एक विशेष काया है और उस काया के कारण वह अतीत में कोर को अवशोषित करने में सक्षम नहीं था। जब उसने अचानक उसकी ताकत बढ़ती देखी तो उसने सोचा कि उसने अपनी समस्या का समाधान कर लिया होगा। शारीरिक बनावट। एथन ने जिस तरह से उससे पहले चौथी मंजिल को साफ किया और एक ही हमले में उस आइस ट्रोल को मार डाला, उसके कारण वह पूरी तरह से भूल गई कि वह डी रैंक का शिकारी है। जब उसने इवान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो उसे याद आया कि जब उसने कहा था कि खंडहर से खजाना निकालना इतना मुश्किल नहीं है, तो वह उसका मजाक उड़ा रही थी। अहम, वैलेरी ने अपना गला साफ करते हुए अपनी उभरी हुई त्वचा को छुपाया और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उस राक्षस से अकेले निपट सकती हो? हालांकि यह उसके बचाव के कारण थोड़ा परेशानी भरा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे संभाल सकता हूं, इवान ने अपना सिर हिलाया और कहा। फिर उसने वैलेरी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मैं अजगर से निपटूंगा, इसलिए स्वाभाविक है कि मैं ज्यादातर खजाने ले लूंगा, है न? वैलेरी का मुंह उसकी बात सुनकर फड़क उठा, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और पूछा, तुम कैसे बांटना चाहते हो? मत भूलना कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो यहां से जाने के बाद सिल्वर स्टार गिल्ड से निपटूंगा। चिंता मत करो, मैं कोई अनुचित व्यक्ति नहीं हूं, इवान ने एक ईमानदार भाव बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा। इसके बारे में क्या ख्याल है? चूंकि 2 आइस हॉट फूल हैं, इसलिए हम दोनों को एक मिलेगा। हम सूचना ओब से जो जानकारी प्राप्त करेंगे उसे साझा करेंगे, और जहां तक उस अंगूठी की बात है, चूंकि मैं उस अजगर से निपट रहा हूं, इसलिए मैं उस अंगूठी को अपने श्रम के भुगतान के रूप में लूंगा। वैलेरी ने इवान की बात सुनी और एक पल के लिए सोचा और उसे यह काफ़ी उचित लगा। जब उसने सोचा कि कैसे हर बार उसे एक कोर मिलता है और इवान उसे ठग की तरह ले जाता है, तो उसे लगा कि वह कुछ ऐसा कहेगा कि मैं सारे खजाने ले लूंगा और तुम तालाब से थोड़ा ठंडा पानी ले लो। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, वैलेरी ने अपना सिर हिलाया और उससे सहमति जताई। इवान ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि अगर वैलेरी ने और मांगा तो वह जानता था कि वह उसे मना नहीं कर पाएगा। आखिरकार अगर वह सिल्वर स्टार गिल्ड से नहीं निपटती तो वह यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा पाता। इवान मुस्कुराया और गलियारे से बाहर निकलने लगा। इवान अभी गलियारे के अंत में पहुंचा ही था कि उसने पीछे से एक कर्कश आवाज़ सुनी और पीछे देखा। जब इवान ने पीछे देखा तो उसका मुंह फड़कने से नहीं रुका। उसके पीछे वैलेरी उत्साहित भाव से पॉपकॉर्न खा रही थी। तुम शो का ठीक से आनंद लेने के लिए एक कुर्सी और 3D चश्मा क्यों नहीं निकाल लेती? इवान ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, उसे पॉपकॉर्न खाते हुए देखकर। इवान की बात सुनकर वैलेरी की आंखें चमक उठीं और अगले ही पल उसके हाथ में एक आरामदायक कुर्सी और 3D चश्मा दिखाई दिया। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, वैलेरी ने इवान से कहा और आराम से कुर्सी पर बैठ गई।
ये देखकर इवान अवाक रह गया और कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में वह बस पलट गया और गलियारे से बाहर चला गया। इवान गलियारे से बाहर चला गया और धीरे धीरे तालाब की ओर चला गया। वह जमीन पर जोर से पैर पटकते हुए चल रहा था ताकि पृथ्वी अजगर कंपन सुन ले और जमीन से बाहर आ जाए। और जैसा कि इवान ने उम्मीद की थी, वह भी 30 मीटर ही चला था कि उसे लगा कि उसके आसपास की जमीन हिलने लगी है। गड़गड़ाहट। इवान ने चलना बंद कर दिया और उसका ध्यान बढ़ गया और उसने अपने चारों ओर एकाग्र दृष्टि से देखा। अचानक इवान ने महसूस किया कि उसके पीछे से कंपन तेज हो गया है और बिना किसी हिचकिचाहट के वह वहां से दूर चला गया। धमाका। जैसे ही इवान दूर गया, उसके पीछे की जमीन फट गई और 10 मीटर लंबा एक सींग वाला धरती का अजगर जमीन से बाहर आ गया। हिस। अजगर ने बाहर आने के बाद इवा को देखा तो फुफकार मारी और उसकी गहरी पीली रेप्टिलाइन आंखें भूरी रोशनी से चमक उठीं। इवान ने महसूस किया कि उसके पैर के नीचे की जमीन हिल रही है और उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं। बिना इंतजार किए उसने जल्दी से मन सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल किया और वहां से दूर चला गया। स्विश। जैसे ही इवान दूर गया, जमीन से 3 मीटर लंबा धरती का भला निकला। इस बार दूर जाने के बाद इवान तुरंत धरती के अजगर की ओर बढ़ा। क्योंकि दूरी ज्यादा नहीं थी, इवान तुरंत अजगर से पहले पहुंच गया। उसकी निचली स्टील की तलवार हल्की नीली रोशनी से चमक उठी और उसने अजगर पर वार किया। क्लैंग। धरती के अजगर के तराजू पर एक गहरा सफेद निशान दिखाई देने पर धातु से टकराने की आवाज गूंजी। बहुत कठोर। इवान की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने ये देखा और वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। हिस। अजगर ने फुफकार मारी जब उसने इवान के हमले को महसूस किया और उसे काटने की कोशिश की। जब इवान ने देखा कि अजगर का बड़ा मुंह उसके पास आ रहा है और उसके नुकीले दांत हैं, तो उसने अपना पैर जमीन पर पटका और जल्दी से पीछे हट गया। अजगर इवान से चूक गया और उसका नुकीला दांत कठोर जमीन से टकराया, जिससे कुछ छोटे पत्थर हवा में उड़ गए। अचानक अजगर की आंखें भूरे रंग की हो गईं और पहले उड़ रहे छोटे पत्थरों ने बीच हवा में ही अपनी दिशा बदल ली और इवान की ओर गोलियों की तरह दौड़ पड़े। इवान जो अभी अभी पीछे हटा था, उसे एक जानलेवा खतरा महसूस हुआ और उसने देखा कि 3 मुट्ठी भर पत्थर गोलियों की तरह उसकी ओर आ रहे हैं। इवान ने एक पत्थर को किनारे करके चकमा दिया, लेकिन बाकी 2 पहले से ही उसके सामने थे। आखिरी क्षण में उसने पत्थरों को रोकने के लिए अपनी निचली स्टील की तलवार उठाई। क्लैंग। दोनों पत्थर गोलियों की तरह उसकी तलवार से टकराए और वह प्रभाव के कारण 10 मीटर पीछे खिसक गया। इवान को अपने पूरे हाथ में सुन्नापन महसूस हुआ। अजगर ने इवान को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया और इवान के पैरों के नीचे की जमीन अचानक फट गई। इवान के पैर जमीन के अंदर धंस गए और जैसे ही उसके पैर जमीन के अंदर धंसे, वह एक बार फिर बंद हो गया और उसे उसी जगह पर फंसा दिया। इवान के फंसने के बाद अजगर हिल गया और तुरंत उसके सामने आ गया। उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था और अजगर ने अपने विशाल मुंह से उसे काट लिया। इवान ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अजगर की गति बहुत तेज होने के कारण वह अजगर के उसके सामने आने से पहले खुद को छुड़ा नहीं पाया। बूम। अजगर के बड़े नुकीले दांत एक बार फिर जमीन से टकराए और अजगर ये देखकर दंग रह गया कि इवान अचानक आखिरी क्षण में गायब हो गया। एक काली छाया अजगर के पीछे जमीन पर चली गई। छाया चाल का उपयोग करते हुए इवान अजगर के पीछे दिखाई दिया। इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था और इवान ने एक बार फिर अपनी तलवार से अजगर पर वार किया। क्लैंग। लेकिन नतीजा पिछली बार जैसा ही रहा और वह अजगर के तराजू को नहीं काट पाया। इवान ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए और कालकोठरी से बाहर निकलने के बाद एक बेहतर तलवार खरीदने का फैसला किया। उसकी नेदर स्टील तलवार सिर्फ एक डी रैंक की तलवार है और यह सी जोड़ रैंक के राक्षस के खिलाफ कारगर नहीं है जो बचाव में माहिर है। जैसे ही इवान ने अजगर पर हमला किया, उसने उसका स्थान ढूंढ लिया और एक बार फिर उस पर हमला कर दिया। इवान ने महसूस किया कि उसके आसपास की जमीन एक बार फिर कांप रही थी और वह तेजी से अजगर से दूर चला गया। स्विश। जैसे ही वह दूर चला गया, जमीन से एक और पृथ्वी भला निकला जो उसे मुश्किल से छू पाया। इवान के दूर चले जाने के बाद उसने गंभीर चेहरे के साथ पृथ्वी अजगर को देखा। अजगर ने भी हमला करना जारी नहीं रखा और अपने सामने फिसलन भरी मछली को देखा। इवान ने अजगर के तराजू को देखा और पाया कि वह अपनी तलवार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। वहां सिर्फ एक सफ़ेद तलवार का निशान था और कुछ नहीं। अंत में उसने एक गहरी सांस ली और अपनी नेदर स्टील तलवार पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। तलवार जमीन पर गिर गई और जैसे ही वह जमीन पर गिरी, वह उसकी छाया में समा गई। तलवार को दूर रखने के बाद इवान ने अपनी उंगलियां चटकाईं और अजगर को देखकर मुस्कुराया। चून की तलवार बेअसर है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी मुट्ठियों से पीट पीट कर अधमरा कर दूंगा, इवान ने अजगर को उकसाने वाली मुस्कान दिखाते हुए कहा। हिस। इवान की उकसाने वाली मुस्कान देखकर अजगर ने इवान पर फुफकार मारी। अजगर की आंखें भूरे रंग से चमक उठीं और उसके बगल में 3 छोटे पत्थर तैरने लगे। उसके आदेश पर तीनों पत्थर भयावह गति से इवान की ओर बढ़े। इवान ने हंसते हुए पत्थरों पर 3 छाया गोलियों से हमला किया। बूम बूम बूम।
गोलियों से टकराने पर तीनों पत्थर हवा में ही फट गए। गोली चलाने के बाद इवान जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत अजगर के सामने आ गया। अजगर के सामने आकर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी मुट्ठी के आसपास की हवा उसकी ताकत की वजह से कांप उठी और बिना इंतजार किए उसने अजगर पर मुक्का मारा। इवान की मुट्ठी अजगर के तराजू से टकराने पर तेज आवाज गूंजी। हिस! जब इवान की मुट्ठी अजगर पर लगी तो अजगर दर्द से फुफकार उठा। अजगर की दर्दनाक फुफकार सुनकर इवान के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। हालांकि वह अजगर के तराजू को तोड़ने में सक्षम नहीं था, फिर भी उसकी मुट्ठी के प्रभाव से अजगर को कुछ नुकसान हुआ। धमाका! 10 सेंटीमीटर चौड़ा पत्थर और एक छोटी काली गोली आपस में टकराए और हवा में फट गई। पत्थर धूल में बदल गए और धूल के कण हवा में उड़ गए। स्विश! धूल के कणों से एक तीखी आवाज निकली और एक सिर के आकार का पत्थर उल्कापिंड की तरह इवान की ओर उड़ता हुआ आया। इवान ने जल्दी से मैना सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल किया और जल्दी से किनारे हट गया। उसने हवा का एक तेज झोंका महसूस किया क्योंकि पत्थर उसके चेहरे से गुजर गए और बमुश्किल उसे छू पाए। इवान थोड़ा सा हौंफ रहा था और उसके शरीर पर कुछ हल्की चोटें थीं। दूसरी ओर अजगर के कुछ शल्कों में हल्की दरारें थीं जिनसे खून की गुदगुदी निकल रही थी। अजगर की गहरी पीली आंखें गुस्से में थीं क्योंकि वह इवान को शुद्ध घृणा से देख रहा था। इवान और अजगर के बीच लड़ाई शुरू हुए 10 मिनट हो चुके थे। इवान ने तलवार का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। हालांकि वह अजगर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन आखिरकार वह उसके शल्कों की रक्षा को तोड़ने में सफल रहा और आखिरकार उसे कुछ हल्की चोटें पहुंचाने में सफल रहा। हालांकि अजगर को कोई बड़ी चोट नहीं लगी, फिर भी वह इतना क्रोधित था कि वह इवान को कुछ नहीं कर पाया, जो कुछ नुकसान पहुंचाने के बाद फिसलन भरी मछली की तरह भाग गया। इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि अजगर उसे किस तरह देख रहा है, लेकिन वह काफ़ी निराश भी था। कई बार हमला करने के बाद भी वह अजगर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया, और वह जानता था कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो देर सबेर उसकी सहनशक्ति खत्म हो जाएगी। सींग के चारों ओर के शल्क एक सींग वाले पृथ्वी अजगर की कमजोरी हैं, लेकिन यह शापित अजगर मुझे वहां हमला करने का कोई मौका नहीं दे रहा है, इवान ने अपने चेहरे पर एक परेशान भाव के साथ कहा। अगर यह कोई और राक्षस होता तो उसे यकीन था कि वह इसे आसानी से मार सकता था, लेकिन इस राक्षस की रक्षा बहुत ही बेतुकी है। इवान ने एक बार फिर अपने आसपास कुछ कंपन महसूस किया और जल्दी से वहां से पीछे हट गया। जैसे ही वह पीछे हटा, वह जगह फट गई जहां वह कुछ देर पहले खड़ा था। इवान अजगर के चारों ओर भागा और उसकी आंखों की ओर एक छाया गोली चलाई। गोली चलाने के तुरंत बाद उसने एक बार फिर मैना सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल किया और अजगर के दूसरी तरफ पहुंच गया। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद उसने एक बार फिर मैना सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और उसकी आंख की ओर एक और छाया गोली चलाई। इवान अब मैना सुदृढ़ीकरण और अपने कौशल दोनों का इस्तेमाल करने में ज़्यादा कुशल था। वह स्थिति के हिसाब से बहुत तेज़ी से उनके बीच बदलाव कर सकता है। जब अजगर ने इवान को अपनी ओर गोली चलाते देखा तो उसने धरती पर नियंत्रण का इस्तेमाल किया और गोली से टकराने के लिए ज़मीन से एक पत्थर का इस्तेमाल किया। लेकिन वह तब दंग रह गया जब गोली और पत्थर के आपस में टकराने से पहले ही इवान उसके दूसरी तरफ पहुंच गया और उसने एक और गोली चला दी। अजगर की आंखें भूरे रंग की चमक से चमक उठीं और वूश! एक सेकंड से भी कम समय में ज़मीन से 4 मीटर ऊंची दीवार उठ गई जिसने गोली को रोक दिया। बूम! जब गोली दीवार से टकराई तो दीवार थोड़ी हिली और उस पर कुछ दरारें दिखाई दीं, लेकिन अंत में वह गोली को सफलतापूर्वक रोकने में सफल रही। जब इवान ने 4 मीटर ऊंची दीवार देखी तो उसने कुछ सोचा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अगले ही पल इवान आगे की ओर झुका, उसके पैरों की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और बूम! उसके चारों ओर की जमीन मकड़ी के जाले के आकार में फट गई और वह अजगर द्वारा बनाई गई दीवार की ओर उछल पड़ा। जब वह दीवार से लगभग 3 मीटर दूर था तो उसने अपनी दौड़ने की गति का उपयोग किया और दीवार की ओर कूद गया। इवान 4 मीटर ऊंची दीवार के ऊपर पहुंच गया, लेकिन वह वहां नहीं रुका और उसे सहारा बनाकर अजगर के सिर की ओर कूद गया। बूम! 4 मीटर ऊंची दीवार धमाके की आवाज के साथ टूट गई और छोटे छोटे मलबे हर जगह उड़ गए। अजगर ने इवान को अपने सिर के ऊपर कूदने की कोशिश करते देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। अजगर दूर जाना चाहता था, लेकिन इस समय इवान ने बीच हवा में रहते हुए मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना बंद कर दिया और तीसरी मंजिल पर कोर को अवशोषित करने के बाद प्राप्त कौशल का उपयोग किया। बर्फ की जंजीरें, 2 बर्फ की जंजीरें जमीन से निकलकर सीधे अजगर के विशाल सिर की ओर जा रही थीं। क्योंकि अजगर इवान पर केंद्रित था और अचानक बर्फ की जंजीरें जमीन से कैसे निकलीं, अजगर इससे बच नहीं पाया और बर्फ की जंजीरों ने खुद को उसके मुंह के चारों ओर लपेट लिया और 1 सेकंड के लिए उसकी गति को रोक दिया। स्प्रट खांसी खांसी तारांकन। वैलेरी जो पहले ही अपना पॉपकॉर्न खत्म कर चुकी थी और कोला पी रही थी, वह इतनी हैरान थी कि उसने कोला पी लिया और उसे थूक दिया। क्या बकवास है, उसने अविश्वास से भरी आंखों से कहा। उसके पास बर्फ जैसी स्किल भी है। अब जब उसे याद आया कि इवान सिर्फ एक डी रैंक का शिकारी है तो उसे पता था कि उसे अभी भी अपनी कक्षा को जगाना है।
बिना क्लास को जगाए लोगों के पास आमतौर पर एक स्किल या कभी कभी दो स्किल होते हैं, लेकिन यहाँ उसने इवान को अपनी जॉब क्लास को जगाने से पहले ही 3 से ज़्यादा स्किल्स का इस्तेमाल करते देखा। अब उसे शक होने लगा कि कहीं वह नकली सी जोड़ रैंक की शिकारी तो नहीं है। सिर्फ डी रैंक होने के बावजूद उस आदमी के पास इतने सारे स्किल्स कैसे हो सकते हैं। इवान जानता था कि वैलेरी को उसे आइस चेन का इस्तेमाल करते देखकर शक होगा, लेकिन उसे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी। आइस चेन की वजह से जब इवान अजगर के सिर की तरफ कूदा तो अजगर दूर नहीं जा पाया। इवान अजगर के सिर के ठीक ऊपर उतरा और उसके सींग को पकड़ लिया। हिस! अजगर गुस्से में फुफकार उठा और उसे पकड़े हुए आइस चेन टूट गए। इवान ने आइस चेन की परवाह नहीं की और एक बार फिर मैना रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किया। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और सींग के ठीक पास उस जगह पर मारा जहां उसके स्केल दूसरे इलाकों की तरह सख्त नहीं होते। हिस! इवान का मुक्का उसके सींग के पास लगते ही अजगर दर्द से फुफकार उठा। जब इवान ने अपने हमले का नतीजा देखा तो उसने भौहें चढ़ा दी, क्योंकि भले ही यहाँ तराजू कमज़ोर थे फिर भी वह उन्हें तोड़ने में सक्षम नहीं था। अचानक उसने देखा कि अजगर के सिर पर सींग भूरे रंग में चमकने लगा और उसने महसूस किया कि उसके शरीर के सभी बाल खड़े हो गए हैं। इवान जानता था कि अगर उसने इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो वह इस अजगर से फिर से नहीं निपट पाएगा, इसलिए अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और 100% तक मैना सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल किया। इवान के शरीर से हल्की नीली रोशनी फूट पड़ी, क्योंकि उसने 100% तक मैना सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल किया था। हल्की नीली रोशनी उसकी मुट्ठी के चारों ओर संघनित हो गई और एक पल भी इंतजार किए बिना उसने अपनी मुट्ठी सीधे अजगर के बड़े सिर पर मार दी। धमाका! अजगर का विशाल सिर जमीन पर गिर गया और मकड़ी के जाले जैसी दरारें चारों ओर फैल गईं। अजगर का सींग जो भूरे रंग से चमक रहा था, चमकना बंद हो गया और सामान्य हो गया। हिस! धरती का अजगर दर्द से फुफकार उठा और उसका शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा। क्रैक! इवान ने जिस क्षेत्र पर हमला किया था उसके आसपास के अजगर के शल्क फट गए और टूटने के कगार पर थे। इवान ने अपने दांत पीस लिए जब उसे एक बार फिर से पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, क्योंकि मैना सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल 100% तक किया गया था। उसने अजगर के सींग को एक हाथ से पकड़ लिया ताकि वह उसके सिर से नीचे न गिर जाए। टूटे हुए तराजू को देखकर इवान ने एक बार फिर अपनी मुट्ठी उठाई और अजगर के सिर पर एक बार फिर से वार किया। बूम! हिसस! उनके आसपास की जमीन धंस गई थी और अजगर के तराजू पूरी तरह से टूट गए थे। धरती के अजगर का पूरा शरीर हिंसक रूप से हिल रहा था और लाल रक्त बह निकला। तराजू टूटते देखकर इवान ने तुरंत मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना बंद कर दिया और उसके चारों ओर की हल्की नीली आभा गायब हो गई। इवान ने एक बार फिर अपने पूरे शरीर में धड़कते हुए दर्द को महसूस किया, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और इसे अनदेखा कर दिया। उसने टूटे हुए तराजू को देखा और जब उसने टूटे हुए तराजू के पीछे अजगर का मांस देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। इवान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी निचली स्टील की तलवार उसके छाया भंडारण से बाहर आ गई। उसने अपनी तलवार को मैना में लपेटा और उसे अजगर के सिर में घुसा दिया। स्पर्ट! हिस! लाल रक्त बह निकला और अजगर दर्द में फुफकारने लगा। मौत के करीब आने का एहसास होने पर अजगर की आंखों में एक पागलपन भरा भाव दिखाई दिया और उसने अपना सिर उठाने की कोशिश की। जब इवान को लगा कि अजगर अपना सिर उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसने एक बार फिर से 100% मन सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल किया। इवान ने दर्द को नज़रअंदाज किया और एक बार फिर अपनी मुट्ठी उठाई। धमाका! हिस! अजगर के खुले मुंह से खून बेकाबू होकर बहने लगा जहां इवान ने अपनी तलवार घुसेड़ी थी। इवान ने अपनी तलवार वापस खींची और मन सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उसने अपनी तलवार उठाई और एक बार फिर अजगर के सिर पर वार किया। अजगर की आंखों की रोशनी कम होते ही और खून बहने लगा। हिस! अचानक अजगर गुस्से में फुफकारने लगा और मुट्ठी के आकार के 2 पत्थर हवा में उड़कर इवान की ओर गोलियों की तरह चले गए। इवान को उम्मीद नहीं थी कि अजगर इस हालत में भी उस पर हमला करेगा और वह चौंक गया। उसने पास आ रहे पत्थरों को देखा और उसे पता था कि वह हमले को चकमा नहीं दे पाएगा और पत्थरों को रोकने के लिए छाया गोलियों का उपयोग करने का कोई समय नहीं था। बर्फ की जंजीरें! अंत में इवान ने बर्फ की जंजीरों का इस्तेमाल किया जो जमीन से निकलती हैं और 2 पत्थरों से टकराती हैं। बूम! आखिरी समय पर बर्फ की जंजीरों का इस्तेमाल करने के कारण वह उन्हें बनाने में बहुत अधिक मैना का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। जब बर्फ की जंजीरें पत्थरों से टकराईं तो वे कांच की तरह टूट गईं और बर्फ के कण हर जगह उड़ गए। भले ही बर्फ की जंजीरें पत्थरों को रोकने में सक्षम नहीं थीं, फिर भी पत्थरों की गति काफ़ी कम हो गई। इवान ने आखिरी समय पर मैना सुदृढ़ीकरण का इस्तेमाल किया। एक पत्थर उसके बाएं हाथ पर लगा जबकि दूसरा उसके सीने के क्षेत्र में लगा। अर्गे! इवान दर्द से कराह उठा जब पत्थर उसके सीने के क्षेत्र में लगा। 100% मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग करने के कारण उसका शरीर पहले से ही पूरे शरीर में दर्द कर रहा था। उसके मुंह के कोने से खून की हल्की गुदगुदी निकलती है और वह इस अजगर की बहन को कोसने से खुद को रोक नहीं पाता। इवान ने देखा कि उस हमले का इस्तेमाल करने के बाद अजगर का शरीर कम हिल रहा था।
उसके सिर से जो खून निकल रहा था उसने पहले से ही उनके चारों ओर एक छोटा सा तालाब बना दिया था। इवान ने एक बार फिर अपनी तलवार खींची और उसे एक बार फिर उसके सिर में घुसा दिया। खून की धार और भी खून बहने लगा क्योंकि पूरी जमीन लाल रंग से रंग गई थी। अजगर का शरीर हिलना बंद हो गया और उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई। इवान बहुत ज्यादा रंग लगा रहा था और मन प्रतिपूर्ति का इस्तेमाल करने की वजह से उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी तलवार खींची और अजगर के सिर से नीचे उतर आया। नीचे उतरने के बाद इवान अजगर के सामने गया और उसने देखा कि अजगर की आंखें लगभग बंद हो चुकी थीं। लेकिन वह देख सकता था, भले ही अजगर मरने की कगार पर था, लेकिन वह उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि अजगर उसे किस तरह देख रहा है और उसने अपनी एक उंगली उसकी ओर कर दी। उसकी उंगली के सिरे पर एक छायादार गोली बनी जिसे उसने अजगर की आंख की ओर दागा। क्योंकि उसकी आंख किसी चीज से सुरक्षित नहीं थी, गोली उसकी आंख को भेदती हुई उसके मस्तिष्क को एक पल में नष्ट कर देती है। तुरंत ही अजगर की जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है। जब इवान ने देखा कि अजगर आखिरकार मर चुका है तो उसने राहत की सांस ली और अपने शरीर को आराम दिया। जैसे ही उसने अपने शरीर को आराम दिया, उसे अपने पूरे शरीर में एक तेज दर्द महसूस हुआ और वह लगभग जमीन पर गिर गया। अरे, मैंने सोचा था कि मैं अपने शरीर को मजबूत बनाने से पहले 100% मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इस कालकोठरी में 2 बार इसका उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इवान ने शाप दिया और एक उपचार औषधि निकाली। औषधि पीते समय उसने तालाब के बीच में बने मंच को देखा और उम्मीद की कि उसे जो चीजें मिलेंगी वे उसे निराश नहीं करेंगी। औषधि पीने के बाद उसने वैलेरी की ओर देखा और जब उसने देखा कि वह कोला पीते हुए उसकी ओर आ रही है तो वह लगभग खून की खांसी से भर गया। वह इसलिए हैरान नहीं था क्योंकि वह कोला पी रही थी, वह इसलिए हैरान था क्योंकि इससे पहले जब उसने उससे तालाब में फेंकने के लिए कुछ मांगा था तो उसने कहा था कि वह कोई बेकार चीज नहीं लाई है। लेकिन उसने जो बेवकूफ़ी भरा 3D चश्मा पहना हुआ था और उसके हाथ में कोला देखकर वह उसे कोसने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने एमआरई भोजन को चारा के रूप में इस्तेमाल किया था और अब उसके शरीर के साथ साथ उसका दिल भी दुख रहा था। वैलेरी, जिसने इवान को बर्फ की जंजीरों का इस्तेमाल करते हुए देखकर कोला खांसकर बाहर निकाला था, ने अपना मुंह पोंछा और बैठ गई। बैठने के बाद उसने फिर से कोला पीना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने फिर से कोला पिया, इवान के शरीर से एक हल्का नीला आभा फूट पड़ा। पफ खांसी खांसी, क्या बकवास है। वैलेरी खुद को कोसने से नहीं रोक पाए और इवान की आभा अचानक आसमान छूने लगी और सी जोर रैंक के शिकारी से भी अधिक शक्तिशाली होने के बाद उसने फिर से कोला थूक दिया। उसका मुंह सुनहरी मछली की तरह खुलता और बंद होता रहा, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह इवान द्वारा बर्फ की जंजीरों का इस्तेमाल करने के सदमे से बाहर भी नहीं आ पाए और अब उसकी शक्ति अचानक सी जोर रैंक से अधिक बढ़ गई। क्या यह आदमी वास्तव में डी रैंक का शिकारी है? वैलेरी ने सोचा और उसे याद आया कि उसे बर्फ के दिल के फूल की आवश्यकता क्यों है। भले ही मेरा शरीर पूरी तरह से जागृत हो जाए, मुझे नहीं लगता कि मैं डी रैंक का शिकारी होते हुए सी जोर रैंक से आगे जा सकती हूँ। वैलेरी के पास एक अनोखी काया भी है जिसे आइस रीपर काया कहा जाता है। इस काया ने उसके आइस एलिमेंट स्किल की शक्ति को बढ़ाया और उसे एक बहुत अच्छा आधार दिया जो उसे सफलता के बाद जल्दी से अपने कोर को स्थिर करने में मदद करता है। इसकी वजह से वह दूसरे लोगों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ सकती है। इन चीज़ों के साथ साथ जब वह अपनी आइस रीपर काया की शक्ति का इस्तेमाल करती है तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है और वह अपने से ऊंचे स्तर के शिकारियों से भी लड़ सकती है। ठीक वैसे ही जैसे उसने चौथी मंजिल पर यति के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। जब वह इसका इस्तेमाल करती है तो वह सी जोर रैंक होने के बावजूद भी रैंक के शिकारी की शक्ति तक पहुंच सकती है। लेकिन चूंकि उसकी काया पूरी तरह से जागृत नहीं है, इसलिए जब भी वह इसका इस्तेमाल करती है तो उसे लंबे समय तक बैकलैश का सामना करना पड़ता है। उसे हमेशा लगता था कि उसकी काया काफ़ी कमाल की है और उसे टॉप ग्रेड काया माना जा सकता है। लेकिन इवान को देखने के बाद जो बी रैंक तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन केवल डी रैंक होने के बावजूद सी जोर रैंक को पार करने में सक्षम था, उसे एक बार फिर एक घातक झटका लगा। मुझे लग रहा है कि मैं नकली सी जोर रैंक की शिकारी हूँ जिसका शरीर नकली है। वैलेरी उदास थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। बूम! उसने एक जोरदार धमाकेदार आवाज़ सुनी और अपने सदमे से बाहर आकर उसने अजगर को देखा जो लगभग मर चुका था और एक गहरी सांस ली। फिर उसने कोला के कैन को देखा और एक बार फिर उसे पीना शुरू कर दिया। दुनिया बहुत ठंडी है, केवल ये ठंडा कोला ही उसे कुछ गर्मी दे सकता है। कुछ और सेकंड के बाद इवान ने अजगर को मार दिया और उसने अपनी कुर्सी स्टोरेज रिंग में रख दी। वह बची हुई कोला पीते हुए इवान की ओर गई, लेकिन उसने देखा, जब इवान ने उसकी ओर देखा तो उसका मुंह हिल रहा था और हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, उसे लगा कि वह उसे कोस रहा है। लेकिन उसने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और तालाब के बीच में बने प्लेटफॉर्म को देखा। बर्फ के दिल के फूलों को देखकर जो उसके शरीर को पूरी तरह से जगाने में मदद कर सकते हैं,
उसकी आंखों में थोड़ी चमक आ गई और उसने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पा लिया। शायद पूरी तरह से जागने के बाद मेरी नकली शीर्ष श्रेणी की काया असली शीर्ष श्रेणी की काया बन जाएगी, वैलेरी ने सोचा और अपना सिर हिला दिया। क्या हमें जाकर देखना चाहिए कि वे चीज़ें क्या हैं? वैलेरी ने पूछा, क्योंकि वह देख सकती थी कि इवान का चेहरा पीला पड़ गया था और यहाँ तक कि उसके हाथ भी समय समय पर कांप रहे थे। इवान ने एक पल सोचा और फिर अपना सिर हिला दिया। हालांकि उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, फिर भी वह पहले ये देखना चाहता था कि उस फाइटन से लड़ने के बाद उसे क्या क्या मिला। इवान और वैलेरी तालाब की ओर चले गए और उसे आश्चर्य हुआ कि तालाब के पास खड़े होने से ही उसे थोड़ी ठंड लग रही थी। अपनी वर्तमान शारीरिक शक्ति के साथ ठंडे पानी के कारण उसे ठंड लगना काफ़ी असामान्य था। उसने तालाब में खिले 2 फूलों को देखा और अनुमान लगाया कि वे इस असामान्य रूप से ठंडे पानी का कारण हैं। वैलेरी सबसे पहले आगे बढ़ी और जैसे ही उसने पानी पर कदम रखा, उसके पैरों से एक हल्का नीला कोहरा निकला जिसने ठंडे पानी को बर्फ में बदल दिया। इवान जो सोच रहा था कि उसे ठंडे पानी में तैरना होगा, उसने उसकी ओर देखा और खुशी खुशी उसके पीछे चल दिया। वे जितना प्लेटफॉर्म के करीब जाते हैं, हवा उतनी ही ठंडी होती जाती है। आधे रास्ते पर वैलेरी ने पानी को जमाने की अपनी शक्ति का उपयोग करना भी बंद कर दिया क्योंकि वह पहले से ही जम चुका था। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद वैलेरी प्लेटफॉर्म पर नहीं गई, बल्कि वह दाईं ओर खिल रहे आइस हॉट फूल की ओर चली गई। इवान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वह अपने लिए एक फूल लेगी। इवान ने दूसरे फूल को देखा और एक पल सोचने के बाद वह सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर लगी अंगूठी को देखने गया। वैलेरी आइस हॉट फूल से पहले आए और भले ही वह एक आइस एलिमेंट यूजर है, लेकिन उसके पूरे शरीर में ठंड लग रही थी। फूल एक सामान्य गुलाब के आकार का था जिसमें 4 हल्के नीले रंग की पत्तियां थीं। 4 पत्तियों के बीच में एक दिल के आकार का बीज तैर रहा था और पूरे शरीर में ठंडी आभा छोड़ रहा था। वैलेरी ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक काला बॉक्स निकाला जिस पर कुछ रून उकेरे हुए थे। उसने फूल तोड़ने के लिए सावधानी से अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसका हाथ फूल से टकराया, वह जमने लगा। वैलेरी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला जब उसका हाथ जमने लगा और उसने सावधानी से छोटा सा फूल तोड़ लिया। जैसे ही फूल तोड़ा गया, उसमें से बर्फीली आभा निकली जिससे आसपास का वातावरण और भी ठंडा हो गया। वैलेरी को लगा कि उसका हाथ जम गया है और उसने जल्दी से फूल को काले बॉक्स में रख दिया। जैसे ही उसने फूल को हटाकर बॉक्स को बंद किया, बर्फीली आभा गायब हो गई और उसने राहत की सांस ली। इससे मैं अपने शरीर को जगा पाऊंगी, वैलेरी ने सोचा और इवान की ओर देखा जो काली अंगूठी के सामने खड़ा था। प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के बाद इवान उस अंगूठी की ओर गया जो तैर रही थी और ये देखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया कि यह क्या है। छुपाने की अंगूठी, बी रैंक।